बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं इंतहा। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी एफआईआर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड नहीं होती, थाने वाले आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करते, तो आपके पास क्या रेमेडी है। मिसाल के तौर पर आप एक एप्लीकेशन लेकर थाना में जाते हैं, कोशिश करते हैं एफआईआर का इंदराज करवाने की, लेकिन 2 दिन 4 दिन हफ्ता 2 हफ्ते टाइम काफ़ी ज़्यादा आपका वेस्ट भी हो जाता है, लेकिन आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। मुतलका थाने के एसएचओ साहब आपकी बात नहीं सुनते, तो फिर आपके पास क्या कानूनी रेमेडी है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि अगर कोई एप्लीकेशन मुतलका थाना में आती है तो उससे अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता हुआ नजर आता है तो उस पर एफआईआर का इंदराज फौरन करना लाजिम है। लेकिन अमूमन हमारी पुलिस ऐसा नहीं करती और यही कोशिश करती है कि मदई को या कंप्लेनेंट को किसी न किसी तरह भगा दिया जाए और उसे इस चीज़ पर मजबूर कर दिया जाए कि वो दोबारा थाना में ना आए। लेकिन अगर आप वाकई ही अग्रीव पार्टी हैं, अगर वाकई आपके साथ कोई ज्यादती हुई है और ऑफेंस ऐसा मेड आउट हुआ है कि बगैर एफआईआर किए या बगैर एफआईआर का इंदराज करवाए आपका गुजारा मुमकिन नहीं है, तो फिर आपके पास क्या जो है वो रेमेडी है। इसमें सबसे पहले तो आपने एक रिटन कंप्लेन जो है वो मुतलका फॉर्म पर मुतलका एसएचओ थाना आपने देनी है और उस पर आपने 1-2 दिन वेट करना है। अगर 1-2 दिन के अंदर कोई ऐसा कार्रवाई नहीं होती तो फिर जो है वो आपने क्या उससे हायर फॉर्म पर जाना है। फिर आपने उसी दरखास्त की कापी साथ लगाकर एसपी साहब, डीएसपी साहब या डीआईजी या डीपीओ साहब, इनके नाम आपने जो है वो एप्लीकेशन एक लिखनी है। इनको आपने वही एप्लीकेशन जो है वो साथ लगाकर एक अलग से एप्लीकेशन देनी है कि जनाब हमने ये एफआईआर के इंदराज के लिए हमारे साथ ये ज्यादती हुई है, ये एफआईआर के इंदराज के लिए हमने जो है वो आज 4 दिन हो गए हैं, 5 दिन हो गए हैं या महीना हो गया हमने ये जो एप्लीकेशन दी हुई है, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही। याद रखिएगा कि आपने एक ही फार्म पर जाना है, या तो आपने डीपीओ साहब के पास जाना है या एसपी साहब के पास जाना है या डीआईजी साहब का फॉर्म यूज करना है। एक फार्म को आपने यूज करना है। मोस्टली लोग जो है वो डीपीओ साहब के पास जाते हैं और मेरे ख्याल से वो एक बेस्ट फार्म है। अगर थाना वाले आपकी बात नहीं सुनते तो वहां से आपने पहले फ्रंट डेस्क की कापी लेनी है। फ्रंट डेस्क की कापी लेने के बाद आपने कुछ दिन वेट करना है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन वेट करना है। अगर वेट करने के बावजूद जो है वो आपकी बात नहीं सुनी जाती तो फिर आपने डीपीओ साहब के नाम जो है वो दरखास्त देनी है और वो फ्रंट डेस्क साथ उसकी कापी लगानी है। ओरिजिनल फ्रंट डेस्क आपने कभी भी साथ अटैच नहीं करना, उसकी कापी करवा के वो जो एप्लीकेशन आपने दी होगी उसकी कापी साथ लगानी है और एक नई दरखास्त लिखकर आपने डीपीओ साहब को देनी है या एसपी साहब ऑफिस में देनी है आपने कि जनाब ये पर्चे का इंदराज किया जाए, पुलिस वाले हमारी बात नहीं सुन रहे। और वहां से भी फिर आपने एक डायरी नंबर लेना है। अगर आप डीपीओ साहब को दरखास्त दे रहे हैं तो डायरी ब्रांच में से आपने उस दरखास्त का भी आपने एक नंबर लगवाना है और उसकी भी आपने कापी अपने पास रख लेनी है। उसके बाद आपने ये करना है कि उसके बाद आपने मजीद 2-4 दिन वेट करना है। आपकी बात फिर भी नहीं सुनी जाती तो फिर आपने हायर फॉर्म को यूज करना है। उसके बाद आप आ जाएंगे सेशन जज साहब के पास। आप अपने जिला की अदालत सेशन जज साहब के पास आप एक 22 AB की जो है वो रिट पिटीशन दायर करेंगे, जिसे पीस ऑफ जस्टिस के तहत जो है वो दायर किया जाता है, जिसे सीआरपीसी का सेक्शन 22AB जो है वो डील करता है। वहाँ पे आपने फिर एक रिट पिटीशन दायर करनी है। अपने वकील साहब के जरिए आप एक रिट पिटीशन दायर करेंगे, उसमें आप ये मौका अपनाएंगे। आपने दोनों दरखास्तें और दोनों कापीज, फ्रंट डेस्क की कापीज और जो आपने डायरी ब्रांच से जो आपने नंबर लगवाया है वो आपने जो है वो साथ लगानी है और अपना मौका बयान करना है कि जनाब ये मेरे साथ इतना अरसा हो गया है, ये मेरी जो है वो प्रॉब्लम है, या ये मेरे साथ ज्यादती हुई है, चोरी हुई है या डकैती हुई है, कोई लड़ाई झगड़े के रिगार्डिंग आपको ऑफेंस है तो उसके मुताबिक आपकी एफआईआर नहीं काटी जा रही है, आपको धमकियां दी जा रही हैं, तो इस पर पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही और आपको जान का सख्त खतरा है या इन फ्यूचर में आपके साथ जो है वो मजीद इस तरह का कोई ऑफेंस मेड आउट हो सकता है। इस पर जो है वो पीस ऑफ जस्टिस सेशन जज साहब जो है वो पुलिस से कमेंट्स तलब करेंगे। पुलिस उस पर अपने कमेंट्स देती है या नहीं देती, 1 या 2 तारीख पर अगर पुलिस अपने कमेंट्स ले आती है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज जो है वो आपको सुना जाएगा, आपकी बात को सुना जाएगा। अगर आपकी बात में कोई दम है आपकी एप्लीकेशन में या अगर आप ये साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि ऑफेंस जो है वो मेड आउट हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हुआ है और आपको सवा मिसल पर आपको सबूत वगैरह भी साथ लगाते हैं, फर्ज करें को मेडिकल आप साथ लगा देते हैं, तो फिर ऐसे में जो है वो सेशन कोर्ट पीस ऑफ जस्टिस जो है वो एक डायरेक्शन जारी कर देते हैं रेलिवेंट कंसर्न जो पुलिस स्टेशन है उसके एसएचओ साहब को कि ये एफआईआर का इंदराज ही किया जाए। अगर फिर भी मुतलका पुलिस स्टेशन के एसएचओ साहब एफआईआर का इंदराज नहीं करते तो फिर आपने जो है वो दोबारा उस ऑर्डर की कंप्लायंस के लिए, उस डायरेक्शन की कंप्लायंस के लिए सेम कोर्ट में आपने जो है वो तौहीन अदालत उर्फ़ आम में हम बोलते हैं, एक जो है वो दरखास्त आपने दोबारा दायर करनी होती है, जिसे हम कंप्लायंस पिटीशन बोलते हैं, लेकिन उर्फ़ आम में इसे जो है तौहीन अदालत कहा जाता है। एक रिट पिटीशन, एक दरखास्त आपने तौहीन अदालत की दोबारा सेम कोर्ट में आपने दायर करनी है।
उस पर जज साहब दोबारा SHO को तलब करेंगे और उसे फिर बाउंड करेंगे कि वो SHO जो है वो FIR आपकी का इंदराज करे। अगर फिर भी जो है वो रेलिवेंट कंसर्न पुलिस स्टेशन में आपकी FIR का इंदराज नहीं होता तो फिर आप उस ऑर्डर की सदका कापी लेकर हाई कोर्ट में रीट पिटीशन दायर करेंगे और हाई कोर्ट जो है वो फिर जो है वो SHO साहब को दोबारा तलब करेगी और SHO साहब को सस्पेंड भी किया जा सकता है। हाई कोर्ट यहाँ तक ऑर्डर कर सकती है। हाई कोर्ट के पास वसी इख्तियारात है, वो कुछ भी ऑर्डर कर सकती है अगर जो है वो मुतलका थाना आपकी बात नहीं सुनता। लेकिन फर्ज करें आपकी जो रिट पिटीशन है वो सेशन कोर्ट से भी खारिज हो जाती है, निचली कोर्ट से खारिज हो जाती है, तब भी आप एक रिट पिटीशन उसी डायरेक्शन की जो आपकी वो खारिज हो चुकी है उसी डायरेक्शन को आप साथ लगा के उसकी मुसद्दका कापी को दोबारा हाई कोर्ट में रिट दायर करेंगे और वहाँ से मुमकिन है कि आपके जो है वो FIR के आर्डर जो है वो हाई कोर्ट जारी कर दे। लेकिन अगर हाई कोर्ट से भी आपकी जो है वो रिट पिटीशन जो है वो खारिज हो जाती है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। लेकिन वहाँ तक जाने की अमूमन नौबत पेश नहीं आती, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट से ही आपका मैटर सॉर्ट आउट हो जाता है। फर्ज करें आपका मैटर इस तरह सॉर्ट आउट नहीं होता, आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते या आप जो है रिट पिटीशन से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलता तो उसका दूसरा हल ये होता है कि आप एक इस्तिगासा जिसे प्राइवेट कंप्लेन कहते हैं, आप इलाका मजिस्ट्रेट साहब के पास जो है एक प्राइवेट कंप्लेन का इस्तिगासा दायर कर देते हैं। अब इलाका मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, सबसे पहले आपसे सरसरी शहादत मांगेंगे, आप गवाहान की जो है वो फहरिस्त देंगे। सरसरी शहादत सुनने के बाद 1-2 तरीकों पर सरसरी शहादत हो जाती है, आपकी शहादत को सुना जाएगा, आपकी बात को सुना जाएगा। अगर इलाका मजिस्ट्रेट साहब ये फाइंड आउट करते हैं, ये देखते हैं कि वाकई ही कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो मेड आउट हुआ है तो वो फिर जो है वो दूसरी पार्टी को समन नोटिस जारी करते हैं और इस पर फिर पुलिस का किरदार खत्म हो जाता है। फिर वो सेम एज इट इज़ जैसे ट्रायल चलता है FIR के बाद फिर सेम प्रोसीजर एक जो है इस्तिगासा में प्राइवेट कंप्लेन में चल जाता है। इसमें जो है वो आपके नामजद किए हुए मुल्ज़मान को तलब किया जाता है। तलब करने के बाद उनको जो है वो वक्ती तौर पर मुचक्का जाब या श्योरिटी बॉन्ड लिए जाते हैं और फिर जो है वो आपका केस जो है वो एक ट्रायल की शक्ल में चलना शुरू हो जाता है। FIR दर्ज करवाना और उसकी टेस्टेड कापी लेना ये एक आम शहरी का कानूनी हक है और इसकी कोई फीस नहीं होती। FIR के टोटल 4 परत होते हैं। वो पहले ही परत के नीचे जो है वो कार्बन कापीज रखकर जो है वो 4 परत तैयार किए जाते हैं। पहला परत जो ओरिजिनल जो पेपर है, ये ओरिजिनल पर्चा है, वो थाना में ही रहता है। दूसरा जो पर्चा है वो SP डिपार्टमेंट में भिजवा दिया जाता है। तीसरा पर्चा जो है वो मजिस्ट्रेट साहब के पास भिजवाया जाता है और चौथा जो परत होता है वो जो है मदई का होता है, वो पुलिस वालों ने मदई को देना होता है। पुलिस वाले ड्यूटी बाउंड होते हैं तो वो मदई को वो चौथा परत दें, लेकिन अमूमन तौर पर पुलिस ऐसा नहीं करती। काफ़ी चक्कर लगवाए जाते हैं और उन्हें FIR जो है वो नहीं दी जाती। और सेम मुल्ज़मान के लिए भी यही होता है कि उन्हें अगर FIR की कापी चाहिए होती है तो पुलिस काफ़ी ज़्यादा उन्हें जलीलो ख्वार करती है। इसके 2 तरीक़ाकार होते हैं FIR की कापी हासिल करने हैं। एक तो आप किसी ना किसी तरह मुकदमा नंबर अपना पता कर लें। फर्ज करें आपका मुकदमा नंबर 10/23 है, यानी कि 2023 का ये मुकदमा नंबर 10 है, तो सेशन कोर्ट में एक ई-सूरत सेंटर भी बना दिया गया हुआ है। मुख्तलिफ इजला में जो है वो ई-सूरत सेंटर से भी फिर आप मुकदमा नंबर इस बताकर वहाँ से आप टेस्टेड कापी निकलवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको FIR पर ई-टैग नंबर पता होगा तब भी आप जो है ऑनलाइन जो है वो FIR की कापी पुलिस की वेबसाइट से ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। याद रखिएगा, थाना में दरखास्त देते वक्त जब आपने FIR का इंदराज करवाना है तो थाना में दरखास्त देते वक्त आपने चंद बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1, आपने जो वक्त वकूआ वो आपने प्रॉपर लिखना है। थाना में दरखास्त आपने फिल-4 देनी है ताकि अगर आपका FIR का इंदराज नहीं भी होता तो आपकी जो दरखास्त है वो थाना में जो है वो चली जाए और आपने वहाँ से फ्रंट डेस्क की कापी लाजमी लेनी है, यानी उसका ऑनलाइन इंदराज जरूर कराना है। ऐसा नहीं है कि आपने दरखास्त दिया, दरखास्त देने के बाद आप जनाब घर आके आराम से बैठ गए हैं और आप कहेंगे कि अब आपके FIR का इंदराज हो जाएगा। आपने थाना से फ्रंट डेस्क की कापी जरूर लेनी है। फ्रंट डेस्क की रसीद लेने के बाद उसके बाद अगर थाना वाले डिले भी करते हैं FIR को तो ये फिर पुलिस वालों पर होता है कि उन्होंने जो है वो FIR दर्ज करने में अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हुआ है तो FIR दर्ज करने में इतना टाइम क्यों लिया है। जब आपकी फ्रंट डेस्क एक आ जाएगी, ऑनलाइन रजिस्टर्ड आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी, तो उसका मतलब यही होगा कि आपने अपनी जो ड्यूटी है वो आपने टाइम पर पूरी कर दी है, आपने दरखास्त टाइम पर दे दी। नंबर 2, आपने मुल्ज़मान का नाम जो है वो लाजमी लिखना है। नामलूम मुल्ज़मान आपने FIR में कोशिश करनी है नहीं डालने। अगर आप नामलूम मुल्ज़मान FIR में दर्ज करवाएंगे तो आपकी FIR कमज़ोर होगी और शक की बुनियाद पर आपके मुल्ज़मान को फ़ायदा हो जाएगा। बाद में आप अगर मुल्ज़मान नामजद करवाते हैं तो उसका कोई आपको हाथ फ़ायदा नहीं होगा। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ मुल्ज़मान को नामजद कर दिया जाता है, कुछ को नामलूम, 3-4 को नामलूम रख दिया जाता है और ये एक बहुत बड़ी कानूनी गलती होती है। नामलूम रखने का नुकसान ये होता है कि आखिर में जाकर जो नामलूम मुल्ज़मान है वो शक की बुनियाद पर जो है वो उन्हें कोर्ट बरी कर देती है या उनकी बेल ले ली जाती है और उस बेस पर आपका जो मेन मुल्ज़म है उसको फ़ायदा हासिल हो जाता है।
दरखास्त हमेशा मुफ्त देनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा जामिया दरखास्त लिखेंगे तो आपकी FIR पर बुरा असर पड़ेगा। उतने ही ज़्यादा कंटेंट्स, उतने ही ज़्यादा आपके खिलाफ कंटेंट जो है वो दूसरी साइड के वकील साहब जो है वो निकाल सकते हैं। और यकीनन आपकी दरखास्त जो है वो सच्चाई पर मबनी होनी चाहिए। अगर आप झूठी दरखास्त देंगे तो वो आपके खिलाफ भी कल को इस्तेमाल की जाती है। झूठी दरखास्त पर की गई FIR का इस्तेमाल एक तो आपके खिलाफ होगा, पुलिस आपके खिलाफ कल को 182 की कार्रवाई कर सकती है, आपके खिलाफ सलंदरा तैयार कर सकती है, आपको सजा हो सकती है और इसके अलावा माशरे में भी आप मजीद बदनाम हो। और कल को अगर आपके साथ कुछ सच्चा ऐसा को वाक़या हो जाता है कि आप गरीब होते हैं, आपके साथ ज्यादती होती है, तो आपका ये जो पुराना रिकॉर्ड है, झूठी दरखास्त है, झूठी FIR आपने जो पहले करवाई होंगी, वो आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती हैं। उसके अलावा कोशिश करें कि दरखास्त लिख कर दें, रिटर्न फॉर्म में दरखास्त दें या किसी वकील साहब से दरखास्त लिखवा लें। कभी भी ओरली पुलिस में जाकर आप रिपोर्ट अपनी दर्ज ना करवाएं, क्योंकि ओरली आपका नुकसान होगा। शायद आपकी स्टोरी कुछ और हो, पुलिस वाले उसको कुछ आसान अल्फाज में लिख कर बयान कर दें, मुलजमान को उसका फ़ायदा मिल जाएगा। इसलिए दरखास्त हमेशा आपको रिटर्न फॉर्म में देनी चाहिए। दरखास्त में कभी भी नामालूम वक़्त वक़ूआ या नामालूम मुलजमान के बारे में मत लिखवाएं, इससे आपका केस खराब होगा। फ्रंट डेस्क से आप जब रसीद लेते हैं उसमें जुर्म की नोयत लिखी होती है, तफ्तीशी का नाम लिखा होता है, आपका कंप्लेनेंट का नाम लिखा होता है और आप 3 दिन से लेकर 7 दिन के अंदर तफ्तीशी ने उस दरखास्त का फैसला हर हाल में करना होता है। आप अपने तफ्तीशी से, इसके तफ्तीशी का मोबाइल नंबर भी रसीद पर लिखा होता है, उससे आप रब्ता करके पूछ सकते हैं। आप थाना में जाकर 2-3 दफ़ा थाना में जाकर भी आप तफ्तीशी से अपने जुर्म की जो है वो नोयत के बारे में, अपनी FIR ना रजिस्टर होने के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी दरखास्त पर अमल नहीं किया जाता तो वही फार्म जो आपको मैंने बताया है, आप किस तरह आपने यूज़ करना है, स्टेप बाय स्टेप आपने कैसे आगे जाना है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।